साथ हमारे अगले गेस्ट तैयार हैं। नया साल दूर नहीं है, अब हम आउटलुक 2026 की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़े हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। 2025 थोड़ा टफ साल रहा है एक्विटीज़ के लिए। अगर आप कुछ सेलेक्टिव लार्ज कैप्स में रहे, अगर आप बैंक्स में रहे तो फिर भी पैसा बना, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट में रहे तो काफ़ी पेन भी झेलनी पड़ी लोगों को। अब आपका व्यू क्या है 2026 के लिए? Good afternoon, Anuj. I think the long answer to this question would be difficult इस format के अंदर, but shorter answer के हिसाब से प्रयत्न करूंगा. I think more importantly, the corporate sector is showing a good signs of growth from current levels. दो जगह पे, एक तो volume led growth आ रहा है और दूसरा efficiency led growth आ रहा है, particularly by way of saving in the area of power cost, by way of saving in the area of energy cost और saving in the area of even logistic cost. तो ये एफिशिएंसी लेड जो ग्रोथ आ रहा है वो ग्रोथ सीधा मार्जिन के अंदर कंट्रीब्यूट होता है और वॉल्यूम लेड जो ग्रोथ आ रहा है डेफिनेटली आई थिंक दैट इज शोइंग द आउटकम ओवर द जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर गिना जाना चाहिए. उसके अंदर बेनिफिट जो इसको मिलने जा रहा है वो कंपनियां हैं जिनके पास एक क्षमता है कि जो नए तरीके से कारोबार को कर सके. फॉर एग्जांपल बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आपके पास एयूएम बड़ा होना जरूरी है, बट एयूएम के साथ में आपको डिसबर्स करना फिनटेक के माध्यम से वो और उससे ज्यादा जरूरी है. तो जो कंपनियों के पास ये फैसिलिटी बन चुकी है उनके लिए आई थिंक समय अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ. Be it, I have taken example of banking segment. I can take example of even companies like Lever और ITC कि जहाँ पे उन लोग ने अपने लॉजिस्टिक और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है उनको काफी हद तक they have brought it onto the platform like ONDC. तो फिनटेक के माध्यम से वो काम कर रहे हैं. मैं ऐसा समझता हूँ कि जो जो कंपनियां एक तरीके से तैयार हुई है उनके लिए 2026-27 का साल एक बहुत अच्छी प्रॉमिस के साथ में शुरू होने जा रहा है. और जो कंपनियां ने शायद ये तरीके से अपने को इक्विप नहीं किया है उनके लिए शायद ग्रोथ कंपेयर टू अदर्स आई थिंक रिमेन्स लिटिल बिट म्यूटेड. सो ओवरऑल द ब्रॉडर मार्केट आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर टू मी कि जो कंपनियों के पास लार्जर कैपेसिटी है, जिन्होंने लार्जर अपना इम्प्लीमेंटेशन किया है फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ में या कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म के साथ में, उनके लिए मेरे ख्याल से आई थिंक अपॉर्चुनिटी बेटर रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ. ओके, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं देवेन जी आप मार्केट्स को लेकर. गुड आफ्टरनून. लेकिन अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक हूँ, आपने ओवरऑल मार्केट पर बात की. 2025 में अगर एक आध स्पेसेस की बात की जाए तो कैपिटल मार्केट स्पेस ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं. क्या 2026 कैपिटल मार्केट के लिहाज से भी एक बेहतर साल साबित होगा, आपकी राय? तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज के साथ जो कंपनियां हैं, मार्केट इंटरमीडिएट कंपनीज जो हैं, उनके ओवरऑल ग्रोथ बना रहेगा. मे बी 2025 के अंदर आपको एक अच्छा जंप मिला आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई थिंक दे वर अंडर पेनिट्रेटेड इन द मार्केट. 2025 के अंदर उसका एक रियलाइजेशन हुआ और दैट इज वेयर आई थिंक द लार्जर अमाउंट ऑफ फंड एलोकेशन हैज टेकन प्लेस इनटू मार्केट इंटरमीडिएरी स्पेस व्हिच इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट, द डिपॉजिटरीज, even the registrars in brokers also at the same time. मैं ऐसा समझता हूँ कि 2026 के अंदर आई थिंक ये ग्रोथ के साथ में जुड़ा रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन काफी हद तक स्केल अप हो चुके हैं. तो शायद वैल्यूएशन के अंदर एक्सपेंशन ना मिले, परंतु ग्रोथ के साथ में आपका जो वैल्यू बढ़ना चाहिए वो वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है. सो मे बी वॉट एवर यूर एक्सेप्शनल ग्रोथ दैट मे नॉट बी सीन इन 2026-27, बट यू विल बी सर्टेनली सीइंग अ हायर लेवल ऑफ ग्रोथ क्योंकि जीडीपी शायद नॉमिनल रेट पर 10% के आसपास ग्रो हो रहा है और मार्केट इंटरमीडिएरीज करीबन 20 या 25% के आसपास ग्रो हो रहा है. तो सर्टेनली आई थिंक यू विल बी सीइंग द फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ आई थिंक इन द company's profit performance and so would be the value increase will happen. So yes, I think you have to actually look at the company to company specific. This is the broader direction that we get for market intermediary companies. ओके. अच्छा देवेन जी, एक स्पेस जहां बहुत पैसा बना है पिछले कुछ हफ्तों में, हुआ कमोडिटीज. यहां पर आपका पॉजिटिव व्यू है क्या? Yeah, Anuj, I think we are extremely bullish about the prospects of commodities. Particularly, I think the जो हिसाब से डेटा प्रोसेसिंग का कार्यक्रम बढ़ते जा रहा है
उसके साथ में जो बिजनेसेस जुड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का बिजनेस है, आई थिंक उसका हमें एक आई थिंक काफी हद तक कन्विक्शन मिल रहा है, because power and power utilities will also be expanding simultaneously along with the data processing. And as a result of which, I think we are going to see the larger amount of consumption of copper. Similarly, aluminum as a conductor, we are going to see the larger amount of consumption for aluminum. The storage of power into the batteries, in particular industrial batteries, वहाँ पे जिंक जैसी कमोडिटी का हमें आई थिंक एक कन्विक्शन मिल रहा है कि ट्रेंड इज गोइंग टू रिमेन लार्जर देन बिफोर as far as I think the storage of power is concerned, because we are building the renewable capacity in a significant manner. Silver as a medium, particularly as an industrial commodity, again I think goes into the computing power. So मैं ऐसा समझता हूँ कि जो सिलेक्टिव कमोडिटीज है उनके लिए डेफिनेटली पाथ बहुत क्लियर है। जो फेरस मेटल है, जैसे हम स्टील की बात करें, तो शायद उसके अंदर भी ग्रोथ क्लैरिटी मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक बिकॉज दे आर पुटिंग इन द एनर्जी विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसके अंदर स्ट्रक्चरली आपकी एनर्जी कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल इज कमिंग डाउन। करीबन 50 से 55% के बीच में आज की तारीख में एनर्जी कॉस्ट है। सपोज स्टील की बात करें तो वो मुझे लगता है कि आई थिंक स्ट्रक्चरली इट हैज अ पोटेंशियल टू कम डाउन ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years to around 25 to 30%. So that is going to be a big saving as a direction call is concerned on the energy side. So we remain selectively bullish about most of the metal commodity segment, largely because of the growth as well as the saving in the consumption of energy, etc. ओके, बुलिश साउंड कर रहे हैं आप पूरे मेटल स्पेस को लेकर, इनफैक्ट कमोडिटीज़ की भी आपने चर्चा की देवेन जी। लेकिन 2025 में काफ़ी मायूसी हाथ लगी है इन्वेस्टर्स को, नो डाउट। 2026 में एक आध ऐसा सेक्टर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो मोस्ट वेलकम सर, जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल सके, जहाँ पे थोड़ा सांत्वना मिले निवेशकों को, तो 2026 में वो कौन सा स्पेस या स्टॉक होगा? तो श्रेया, हम हर इन्वेस्टर को बोलते हैं कि मोमेंटम को आप चेज मत करो। अगर आप मोमेंटम चेज करना चालू करोगे तो शायद आपको 1 या 2 क्वार्टर शायद मिल जाएगा अच्छा अपॉर्चुनिटी, परंतु सस्टेनेबल रिटर्न आपको पोर्टफोलियो में चाहिए तो शायद मोमेंटम की जगह आपको वैल्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और हमें जहाँ पे वैल्यू दिख रही है इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल बैंकिंग क्षेत्र का लिया, उसके अंदर जो कंपनियां ने फिनटेक को अपने साथ में जोड़ दिया है, वो कंपनियां करीबन मार्केट रेट ऑफ ग्रोथ से 2 या 3 गुना ज्यादा फास्ट ग्रो हो रही है। So they will probably give you better return compared to the entire BFSI segment or the banking segment and BFC segment. Similar approach I think is there for even say HUL, ITC जैसी कंपनी, कि जो लोग अपने माध्यम के अंदर ONDC जैसा प्लेटफॉर्म, कंज्यूमर टेक का प्लेटफॉर्म ऐड कर रहे हैं, those companies are basically saving on the cost and they will be growing faster in their business along with the savings, etc. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई एक क्षेत्र के ऊपर आपको नहीं फोकस करना है, आपको कंपनियों को उनके अंदर देखना है। वी बिलीव दैट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बेटर होने के कारण ऑटो एंसिलरी वुड रिमेन इन द प्रेफरेंस बुक। रियल एस्टेट पर्टिकुलरली जो कंपनियां लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, उनके लिए हमें एक ज्यादा उम्मीद है, दे विल बी प्रोड्यूसिंग बेटर रिजल्ट्स। बट अगेन आई थिंक वन विल हैव टू लुक एट द इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक फ्रॉम द एंगल व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ। देवेन जी, ईएमएस स्पेस में क्या व्यू आपका? डिक्सन, केन्स, एम्बर, काफी करेक्शन हुई यहाँ पर। अनुज, आई थिंक द करेक्शन प्राइस के अंदर जरूर हुई है, एंड आई थिंक एट द सेम टाइम आई थिंक देयर ग्रोथ रेट हैज नॉट कम डाउन, दे विल कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर। दैट इज गिवन बिकॉज उनके जो कस्टमर सेगमेंट है, दे आर डेफिनेटली एडिंग मोर अमाउंट ऑफ बिजनेस टू देयर पोर्टफोलियोज। मेरा जो ज्यादा कंसर्न है ये कंपनियों के अंदर, ये कंसर्न वैल्यूएशन के माध्यम से है। Most of these companies, even though on a higher growth rate, I think are putting at a fabulous valuation ratio even today after corrections. So मैं ऐसा समझता हूँ कि that is going to be a challenge as far as the companies are concerned, investors are concerned. Companies may do well, profit performance will come better, but मैं नहीं मानता हूँ कि price performance equally smart रहेगा, because आपने valuation बहुत reach रखे हुए, शायद FY 27-28 के value के ऊपर most of the EMS companies are today operating. जो इन्वेस्टर अगर अपने पैसे निकालना चाहेगा प्रॉफिट के करने के माध्यम से, वो शायद इतने रिच वैल्यूएशन को पहले एनकेश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। So that is the reason for which I would remain a little bit more careful, even though I think I am convinced about the business prospects for them.
ओके देवेन जी, अगर 2026 की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो क्या अगर पोर्टफोलियो बनाएं तो क्या ज़्यादा रुझान मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ रखें, क्योंकि एक रैली यहाँ पर भी ड्यू है, या फिर थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा लार्ज कैप की तरफ हो? कैसा पोर्टफोलियो मेंटेन करें? कैपिटल सेफ्टी के ऊपर ज्यादा है, सो वी वुड लाइक टू प्रोटेक्ट द कैपिटल मोर देन आई थिंक टेकिंग द मोमेंटम और द ग्रोथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So our allocation of money in PMS also is largely towards the large caps, and we believe that I think these large cap which are basically having a big size, तो उनको एक बेनिफिट ज्यादा मिलता है बिकॉज ऑलरेडी उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है डिलीवर करने की. तो बिग इज गेटिंग बिगर इज अवर मंत्र इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट. तो हम मानते हैं कि आई थिंक सम ऑफ द लार्जर कंपनीज जिसके पास कैपेबिलिटी टू डिलीवर इज बेटर, दे वुड बी रिलेटिवली बेटर ऑफ इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 26-27. ओके, नोटेड देवेन जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए. शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए.